नमस्कार। ई मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज जैसा हम जानते हैं, वेल्थ क्रिएटर सीए डे और हेल्थ क्रिएटर डॉक्टर्स डे। आज का ये हिस्टोरिक डे हम सभी के लिए बड़े सौभाग्य की बात है और गर्व की बात है कि हमारे साथ हमारे रायपुर के ही डॉक्टर अशोक भट्टर जी, जो थोड़ी ही देर में जुड़ने वाले हैं, अमित चिमनानी जी जुड़ चुके हैं, रवि ग्वालानी जी जस्ट कुछ टेक्निकल कारण से जुड़े थे, अभी फिर से जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं हमारे आज के जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अमित भाई हमारे छोटे भाई जैसे भी हैं और सीए इंस्टीट्यूट में हमारे रायपुर ब्रांच के चेयरमैन भी रह चुके हैं, काफी एक्टिव रहते हैं हर मामले में। तो मैं आपसे ही शुरुआत करूंगा। आजकल इनको ढेर सारी जिम्मेदारियां राजनीतिक तौर से भी मिली हुई हैं, बट चूंकि आज हम सीए डे के हिसाब से जुड़ रहे हैं, तो इम्पैक्ट ऑफ कोविड जो हमारे फाइनेंशियल अफेक्ट्स किया है, जो फाइनेंस पे पड़ा है, जो इकोनॉमी पे पड़ा है, उससे संबंधित चर्चा हम सीए अमित चिमनानी जी के साथ करेंगे। हमारा सीए डे जो आज की डेट में हम सभी के लिए गौरव की बात है कि हम सीए इंस्टीट्यूट के एक पार्ट हैं, हम मेंबर हैं, मैं खुद भी मेंबर हूं, वो सबसे बड़े गौरव की बात है और जिस पे हाईलाइट और डिटेल्स बताएंगे हमारे साथ रवि ग्वालानी जी। डॉक्टर साहब भी बस 2 मिनट में जुड़ेंगे, बट हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले सीए डे पे चर्चा के लिए मैं रवि भाई से अनुरोध करता हूं कि रवि भाई स्टार्ट करें। और उससे पहले मैं जस्ट 1 मिनट के लिए आपका परिचय, वैसे तो हमारे रवि भाई आजकल परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि सीए फैटर्निटी में लगभग हर कोई जानता है। आप सीए ब्रांच के सेक्रेटरी भी हैं और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के ट्रेजरर भी हैं, स्टेट कोऑर्डिनेटर फाइनेंस के हैं और ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस से भी आप जुड़े हैं, उसके भी पूरा देखते हैं। हमारे रायपुर के लिए गौरव की बात है कि इतने प्रखर वक्ता हमारे बीच आज हमारे साथ जुड़े हैं। तो सीए डे पे मैं कुछ हाइलाइट्स के लिए रवि भाई को अनुरोध करता हूं कि प्लीज आप सीए डे पर अपनी चर्चा आरंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद सीए एमएम उपाध्याय सर। सर पहले तो मैं पूछना चाहूंगा कि मेरी आवाज आप तक प्रॉपर आ रही होगी? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मैं जी 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 सर्वप्रथम तो मैं सभी हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, मैं सबको सीए डे, डॉक्टर्स डे और जीएसटी डे, आज तीनों दिन एक साथ है, मैं सबकी बधाई देता हूं। और एमएम उपाध्याय जी, आपको भी मैं धन्यवाद कहूंगा कि आपने आज मुझे ई मंच के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित किया। मैं आपके इस प्लेटफॉर्म पर आकर के बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। जिस प्रकार से ई मंच का आज आपका दायरा फैल चुका है, बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई सर इसके लिए। अगर मैं कंपेयर करूं बाकी प्रोफेशन से, जैसे अगर मैं इंजीनियर्स को कंपेयर करूं या मैं बाकी लोगों को अगर कंपेयर करूंगा, तो हमारी तादाद काफी कम है। क्योंकि जब हमारे एग्जाम्स होते हैं, जब हमारी बातें होती है, जब बच्चों का पढ़ने का तरीका होता है, तो इंस्टीट्यूट बहुत सारे मामलों में ट्रांसपेरेंट है कि बच्चे को वो एक, जब हम, जैसा हम कहते हैं कि एक लोहे को जितना गर्म किया जाता है उसके बाद उसको शेप दिया जाता है, उसी तरह हमारी इंस्टीट्यूट हमको एकदम गर्माहट में तपाती है। तो 1 जुलाई चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, और बड़ी खुशी की बात है सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की तारीख में 164 ब्रांचेस, यानी 164 ब्रांचेस हमारी पूरे इंडिया में। रवि भाई का सिग्नल थोड़ा सा वीक था, इसके लिए आवाज भी कट रही थी और मुझे लगता है टेक्निकली वो डिस्कनेक्ट भी हो गए, क्योंकि सिग्नल वीक होने के कारण।
अभी हमारे साथ, हमारे लिए सौभाग्य की बात है, और मुझे जहाँ तक मालूम है कि अगर कोविड से कोई हम सभी को बचाया है, उबारा है, तो हमारे डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स हैं। और रवि भाई फिर से कनेक्ट हुए हैं। तो रवि भाई, चूंकि आपका आवाज जो है कट बस रहा था और आप डिस्कनेक्ट मैं भी हो गए थे, तो मैं धन्यवाद मैं, कर देता हूँ सर, मेरा नेटवर्क होगा। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। ओवर टू एमएम उपाध्याय सर। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। अभी हमारे साथ हमारे अपने रायपुर के ही, पर पूरे रायपुर के ही, रायपुर या छत्तीसगढ़ के ही नहीं, आज इंडिया के माने जाने चाइल्ड स्पेशलिस्ट हमारे साथ डॉक्टर अशोक भट्टर साहब जुड़े हुए हैं। आप एमडी पेडिट्रिक्स हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और बाल गोपाल हॉस्पिटल आपके द्वारा ही चलाया जा रहा है, आप डायरेक्टर भी हैं। सर, ये आज हमारे लिए इतनी गर्व की बात है और इतना हिस्टोरिक डे है, सीए डे और डॉक्टर्स डे, जो कि दोनों प्रोफेशन, एक हेल्थ का तो एक वेल्थ का, दोनों का ध्यान रखते हैं। और जैसा कि ये माना जा रहा है कि जो थर्ड वेव कोरोना का यदि आता है तो बच्चों पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, ऐसा लोगों का मानना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको डॉक्टर्स डे की और पूरे डॉक्टर्स प्रोफेशनल्स को डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत बधाई देता हूं सर, और सैल्यूट करता हूं कि आप लोगों के कारण आज हम लोग जिंदा हैं। और जैसा कि आज सीएम साहब ने यहाँ पे अनाउंस किया है, आह्वान किया है चार्टर्ड अकाउंटेंट से कि अब कोरोना से तो हम उबरे हैं, अब फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स को ऊपर लाना है, तो सभी का सहयोग चाहिए। तो आप लोगों के सहयोग के कारण लाइफ्स बची हैं। अब सीए के सहयोग करें और सीए लोग आगे आएंगे तो शायद इकोनॉमी को भी बचा पाएंगे। तो सर, मैं जैसा बताया, ये कार्यक्रम स्पेशली आज आप लोगों को सैल्यूट करने के लिए था, और थोड़ा सा जानकारी हमारे मेंबर्स को भी मिल जाएगी, लोगों को भी मिल जाएगी कि अगर थर्ड वेव आया तो क्या बच्चों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और उससे कैसे बचा जा सकता है। सर, धन्यवाद उपाध्याय जी। और मैं सबसे पहले ई मंच के सभी पदाधिकारियों, सभी सदस्यों और विशेष रूप से उपाध्याय जी, और जिनका भी मैं ओजस्वी वो संबोधन सुनता था, श्री ग्वालानी जी, चिमनानी जी, आप सभी को मेरा हृदय से साधुवाद कि आपने मुझे अपने बीच आने का मौका दिया। और आपका जो ये प्रश्न है और जो सभी की चिंता का विषय है कि यदि और आपकी लाइन आप है तो इतना अच्छा आपने शब्द का उपयोग किया कि यदि थर्ड वेव आई तो, ये एकदम सच है। थर्ड वेव आएगी ये एकदम जरूरी शब्द नहीं है, पर भय तो है। और इस संभावनाओं से मुश्किल ये सर कि ना कोई दावे से ये बोल सकता कि आएगी ही, ना दावे से कोई ये बोल सकता कि नहीं ही आएगी जी। तो मेरे को ऐसा लगता है सावधानी ही इसका सबसे बड़ा उपाय है। और वैसे भी ऐसा लगता है कि देखिए, सेकेंड वेव अपन ने सोचा नहीं था और आई, और अत्यंत भयावह रूप लेके आई। उसको तो याद करते हैं तो भी एक बहुत बड़ी मन में बड़ा भय सा, बड़ा अजीब सा लगने लग जाता है। वो अलग समय यदि अपन याद करते हैं अप्रैल और मई के बीच का, तो ये बात सच है कि थर्ड वेव के लिए कुछ कहना मुश्किल है, पर थर्ड वेव की तैयारी ना आए, और यदि आए तो कैसे अपन लोग सब बच्चे, विशेष रूप से हमारे बच्चे, इस पे अपन चर्चा कर लेते हैं। हाँ, बात ये सर कि क्यों लोग ये सोचते हैं कि थर्ड वेव यदि आएगी तो बच्चों में ही हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। इसका पहले मैं एक लॉजिक बताऊं कि क्या हुआ। अभी तक जो वैक्सीन आया है वो 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए ही उपलब्ध है आज की डेट में। तो अब ये लग रहा है कि यदि थर्ड वेव गलती आ भी गई तो 18 साल से ऊपर के ज्यादातर लोग वैक्सीनेशन पे जा चुके होंगे, और कई लोग हर्ड इम्यूनिटी के थ्रू वो इन्फेक्शन से बचने की संभावना उन्हें बढ़ जाती है।
जिनको हर्ड इम्यूनिटी होती है। तो ऐसा लगता है कि अगर वेव आई तो बच्चों में ज्यादा होने की, मतलब एक ऐसा लॉजिक से तुम को लगता है हाँ भाई बच्चों का जैसे पहली वेव में एकदम कम से कम संक्रमण था, दूसरे में थोड़ा सा बढ़ा, तो ऐसा लगता है तीसरे में बढ़ने की संभावना हो सकती है। तो अपने को बचाव तो करना है। अब बचाव के साधन पे मैं बात करता हूँ कि अपन कैसे बचेंगे। देखिए बच्चे प्रायः बाहर कम जाते हैं, जाते भी हैं तो कहीं ओपन उसमें जाएंगे, गार्डन में गए, कहीं गए, स्कूलें तो अभी बंद चल रही हैं। तो बड़ों का ही बाहर जाना व बाहरी लोगों से संपर्क ज्यादा होता है, और ये जो वायरस है वो प्रायः किसी न किसी के संपर्क से आता है। तो बड़ों में ही ये वायरस आने की संभावना बड़ों में ज्यादा होगी, उनके द्वारा ही जब वो घर वापस आएंगे तो बच्चों में हो सकती है। तो सबसे पहले हमको बड़ों के बचाव के लिए बात करना है। तो बड़ों का बचाव कैसे होगा? अधिक से अधिक लोगों को विभिन्न मंचों के द्वारा हमको समझाना है, प्रेरित करना है कि टीकाकरण कराना अनिवार्य है। यहां मैं ये भी क्लियर करूं कि वो टीका चाहे कोई सा भी हो, अभी ये भी चलता है मैं ये कंपनी का लगा लूंगा, इसका लगा लूंगा, ये लगा लूंगा, पर मैं आपको बिल्कुल साइंस के हिसाब से बता रहा हूं, सब एक जैसे हैं। जिसको जो टीका उपलब्ध होता है जल्दी से जल्दी टीका लगवा के रखें। और अभी तो शासन नहीं सकता कि और एक कहा 18 साल से परे सबको लगाना ही है। और जो अभी दूध पिलाने वाली माएँ हैं उनके लिए भी नई रिकमेंडेशन आ चुकी है कि उन्हें भी टीका अब आराम से लगाया जा सकता है और नवजात शिशु को कोई खतरा नहीं है। तो 18 साल से बड़े सबको लगाया जा सकता है। जो दूध पिलाने वाली माएँ थी, लैक्टेटिंग मदर जिसको बोलते हैं, अब उनको भी लगवाना है। कुछ लोगों को टीके के बारे में कुछ बातें रहती है कि क्या हम टीका लगा के हमको कोई रेस्ट करना जरूरी है, या टीका करवा के हम 2 घंटे दूध ना पिलाएं, क्या क्या बहुत सारी बातें हैं। पर मैं आपको बताता हूँ ये टीका जैसे अपन दूसरे टीके लगाते हैं बिल्कुल वैसा ही है, लगवाएं, जो डॉक्टर ने बोला उसका कुछ रखें, और बिल्कुल आप यथावत जैसा जीवन जी रहे थे आप कोई भी व्यक्ति जी सकता, मतलब बिल्कुल वैसा अपना काम करता रहेगा। तो इसमें ऐसा भी नहीं है कि मेरे को 2 दिन का रेस्ट करना होगा या कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमें टीका, बड़ों को टीका इसलिए लगवाना जरूरी है सर कि हमको अपने बच्चों को बचा के रखना है, क्योंकि बड़ों से ही बच्चों में जाने की संभावना ज्यादा होगी। तो सभी घर के बड़े सदस्यों, मतलब जिनके एलिजिबल लोग हैं, उनको टीका लगवाना है। दूसरा, 2021 विशेष रूप से हमको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर या कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल मेंटेन करना है। चाहे हमने टीका लगवा भी लिया है, पर उसके बावजूद हमें कोविड से बचने की सभी वो जो तरीके हैं उनको मतलब उनका उपयोग करना है। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, जिसे फिजिकल डिस्टेंसिंग बोलते हैं, उसको मेंटेन करना है। मास्क जरूर लगाना है। मास्क ये नोज से लेके चिन तक कंप्लीट कवर किया हुआ हो, क्योंकि मैं देखता हूँ कई बार कई लोग आते हैं तो मास्क लगा के पर गलती से वो उनकी नाक खुली रह जाती है। तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का ध्यान रखना है, मास्क लगाना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना जरूरी है, और हैंड हाइजीन का ध्यान रखना भी अत्यंत आवश्यक है। तो अब हमें कोविड से थर्ड वेव की खतरे से बचने के लिए टीका लगवाना जरूरी है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का अपनाया जाना जरूरी है, और एक है कैसे भी करके कोशिश करें कि सोशल जो गैदरिंग है या मीटिंग्स है, फंक्शंस है, जो भी है, उनसे बचें। कम से कम सदस्यों से, यदि जैसे किसी का शादी ब्याह है, कोई ना कोई ऐसे आवश्यक चीजें हैं, तो कम से कम सदस्य कैसे उसमें रहें ताकि अभी अपन भीड़ से बचे, इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना आवश्यक है। तो भीड़ से बचना भी हमें आवश्यक है। और अगर गलती से भी किसी को कोविड है तो उस व्यक्ति को आइसोलेशन में अपने स्वयं के लिए भी रहना आवश्यक है और सोसाइटी के लिए एवं अपने परिवार के लिए भी आवश्यक है। तो कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क से बचना आवश्यक है, टीके का अनिवार्य है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अनिवार्य है, मीटिंग गैदरिंग से बचना अनिवार्य है। जैसे आप देखिए, आप देखिए अत्यंत बुद्धिजीवी लोग हैं, आपने भी ध्यान रखा कि फंक्शन करना भी है, लोगों को अवेयर भी करना है, परंतु वर्चुअल प्लेटफॉर्म से करना है कि दूर दूर तक रहें। तो मैं बस इस विषय में इतना ही कहना चाहता हूँ। इसके बाद यदि किसी को कोई भी इसके से संबंधित कुछ पूछना हो तो स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
कि आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि बच्चों को तभी होगा जब बड़ों को होगा, क्योंकि बड़े तो कहीं जा नहीं रहे, स्कूल जा नहीं रहे, तो हम ही उनको लेके आएंगे और देंगे। तो हमें खुद बचना बहुत जरूरी है और इसके लिए हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। और शायद आएगा कि नहीं आएगा, ना आए तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, पर अगर आया भी तो अब हम कम से कम कुछ चीज़ों के लिए हैबिचुअल हो चुके हैं, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो चुके हैं और आप जैसे लोग मार्गदर्शक हैं, तो कोविड से तो अब कुछ बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं अभी परसों भी पढ़ रहा था कि कुछ लोग होते हैं जो कमाते हैं, समाज से ही कमाते हैं, और कुछ लोग होते हैं कमाते भी हैं, समाज को बहुत कुछ देते भी हैं। तो मुझे मालूम है सर, तारीफ करना कोई ऐसा नहीं कि आप हैं तो मैं देख रहा हूँ। अभी सूरजपुर कलेक्टर साहब का मुझे मालूम है, आपने सर ने डिक्लेयर किया है कि कोई भी बच्चा आएगा तो उसको निःशुल्क सेवा किया जाएगा, और ये बहुत बहुत बड़े दिल की बात है सर। देखिए, और आपके यहाँ जो भी मुझे मालूम है कि हम कोरोना काल में भी गौरव सर के साथ जुड़ के बहुत काम किए हैं, तो ढेर सारी चीजें, इतना ही नहीं, कोरोना से सर निपटने के लिए कि जो भी एडमिट थे उस समय कोरोना काल में, पेरेंट्स को भी, जो गार्जियन आते थे साथ में, उनकी भी देख रेख बाल गोपाल हॉस्पिटल में बहुत अच्छे से आप लोगों ने किया है। ये सारी चीजें करना हमारे लिए एक सामाजिक दायित्व भी है और जिम्मेदारी भी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़े। मैं आपके पूरे टीम को, बाल गोपाल टीम को, और DN पांडे जी जो मेरे मित्र भी हैं और संपर्क भी कम्युनिकेशन कराए, उनको भी सभी को बहुत दिल से धन्यवाद सर। अभी क्योंकि फाइनेंशियल पांडे भैया भी साथ में, धन्यवाद भैया। अभी कोरोना आया तो हमारे परिवार से, हमारे लोगों से बहुत लोग हमसे बिछड़े हैं और उसका दर्द तो कम नहीं हो सकता, बट हम इकोनॉमी को भी कैसे बचा के रख सकते हैं, क्या फर्क पड़ा है। हमारे साथ हमारे छोटे भाई हमारे साथ मैनेजिंग कमेटी में भी काम किए हुए हैं और आज छत्तीसगढ़ में पॉलिटिक्स में भी काफी इन्वॉल्व हैं और भाजपा में ढेर सारे जिम्मेदारियां लिए हैं, जैसे टीवी पैनलिस्ट, स्टेट कोऑर्डिनेटर इकोनॉमिक सेल, स्टेट मेंबर मीडिया एंड डॉक्यूमेंटेशन डिपार्टमेंट छत्तीसगढ़ बीजेपी, पास्ट चेयरमैन ICI रायपुर ब्रांच और पास्ट मेंबर एडवाइजरी बोर्ड CAG छत्तीसगढ़। तो इतनी सारी जिम्मेदारियां ले चुके हैं और लेके चल रहे हैं अमित चिमनानी जी। मैं आपके 2 शब्द सुनना चाहूंगा अमित जी, और स्पेशली कि जो कोरोना के कारण अभी जो इम्पैक्ट आया है, जो हम बाहर से देख रहे हैं अभी बहुत अच्छा लग रहा है, बट इन फैक्ट जब हम अंदर से देखते हैं बहुत लोग टूट चुके हैं। मैं अभी बताऊं, 500 स्कूल ऑफिशियली छत्तीसगढ़ में बंद हो चुके हैं, जिन्होंने एप्लीकेशन ऑलरेडी दे दिया है कि हम अब सरवाइव नहीं कर सकते। ढेर सारे होटल, ट्रेवल इंडस्ट्रीज, ये सब एकदम व्यवस्था चरमरा गई है। वो बात अलग है कि अभी किनारे बैठे हैं डूबने के लिए, इन कैसे ऊपर आए या क्या हो सकता है, जस्ट आपके विचार। आज चूंकि ये डे है तो चर्चा करना इस मुद्दे पे, अगर हम फाइनेंशियल इकोनॉमी पे चर्चा ना करें तो शायद हम ये लोगों की जिंदगी भी अधूरी रहती है, क्योंकि हमारा सारा, जैसे लोग बोलते हैं कि एक कार्यक्रम के पंडित होते हैं, समाज रीति रिवाज के पंडित होते हैं, कि जन्म से लेके मृत्यु तक जितने संस्कार करवाने हैं वो करवाते हैं और उनके माहिर होते हैं। वैसे हमारे CA होते हैं, जिस दिन किसी को बिजनेस सेटअप करने का विचार आया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने से लेकर कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन तक, उसके वो पुजारी होते हैं, माहिर होते हैं, पंडित होते हैं, विद्वान होते हैं। तो मैं आपका मार्गदर्शन और आपके विचार इकोनॉमी पे सुनना चाहूँगा। ये मंच एक ऐसा मंच है जिसने एक ऐतिहासिक समय में ऐतिहासिक काम किया
कि जब लोगों को डिजिटल माध्यम से अवेयर करने की आवश्यकता पड़ी और प्लेटफॉर्म्स का अभाव था इस देश में, तो छत्तीसगढ़ से मदन मोहन उपाध्याय जी एक ऐसा इनोवेटिव आइडिया लेकर के आए और उन्होंने फेसबुक, यूट्यूब पर ई मंच चालू करके कई प्रतिभाओं को तो मंच दिया, लेकिन ऐसे कई विषय जो जनता तक वैसे नहीं पहुंच पाते, ई मंच के माध्यम से पहुंच गए। तो इसके लिए मदन मोहन उपाध्याय जी, आप फाउंडर हैं ई मंच के, आप अभिनंदन के पात्र हैं। मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपका ई मंच बहुत प्रचलित है और बहुत ही जल्दी पूरे देश और विदेश में धूम मचाए और लोगों की मदद के लिए आगे आए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब हमारे साथ बैठे थे, उनको डॉक्टर्स डे विश करता हूं। रवि ग्वालानी जी थे, उनको सीए डे विश करता हूं। जितने व्यूअर्स हैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना के साथ मैं 3 सेगमेंट में बात करूंगा, 8 मिनटों में मेरी बात समाप्त होगी। पहले वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी पे क्या बोझ आया है, क्या केवल भारत प्रभावित हो रहा है या विश्व में और क्या हालात हैं? तो जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं उनमें हाल देखिए क्या है कि यूनाइटेड स्टेट जो बहुत पावरफुल माना जाता है, उसकी जीडीपी है -2.9%, फ्रांस -3.9, जर्मनी -4, जापान -5.7, इंडिया उसके बाद आता है -7.5 और उसके बाद आता है यूके -9.6%। ये विश्व की ऐसी इकोनॉमीज हैं जो कभी भी नीचे नहीं आई थी, लेकिन कोरोना ने इन्हें मजबूर कर दिया। और इसमें एक आश्चर्य की बात मैं व्यूवर्स को बताऊं कि कोरोना जहां से निकला है उस चाइना की इकोनॉमी निगेटिव में नहीं है, पॉजिटिव में है, वो है +4.9%। हम कोरोना की पहली वेव और पिछले साल की जीडीपी की बात कर रहे हैं और चाइना की जीडीपी प्लस में है और बाकी देशों की माइनस में है। इसके पीछे एक ही कारण है कि शायद चाइना को पता था कि ये वायरस लंग्स पे इफेक्ट करता है, तो उसने ऑक्सीजन से रिलेटेड चीजें बनाई। उसे पता था कि कई लोग अस्पतालों में भर्ती होंगे, तो उन्होंने हॉस्पिटल के सामान बनाए, मास्क बनाए, सैनिटाइजर बनाया और उस तरीके से उसने अपनी जीडीपी को तो बचा लिया, लेकिन बाकी देश जद्दोजहद कर रहे हैं। अब मैं आता हूं वर्ल्ड वाइड के बाद भारत की इकोनॉमी की तरफ, जो पिछले साल नेगेटिव रिपोर्ट हुई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस वर्ष जितनी भी एजेंसियां जीडीपी का अनुमान लगाती हैं, किसी ने 10, किसी ने 9, किसी ने 8.5% जीडीपी में ग्रोथ का अनुमान दिया है, जो कि एक उम्मीद की बात है भारत के लोगों के लिए। अब इस आपदा काल में सबसे ज्यादा तकलीफ भारत को क्या आ रही है, जिससे लोग भी प्रभावित होते हैं, वो है ऐसी वस्तुएं जो हम खुद नहीं बनाते बल्कि इंपोर्ट करते हैं। वो इंपोर्ट करने की वजह से जो देश से वो इंपोर्ट होती है, वहां अगर उसकी प्राइस बढ़ जाती है तो भारत में भी वो बढ़ी हुई प्राइस में ही आता है और इससे लोगों को चीजें महंगी मिलने लगती हैं। जैसे कि हम सभी सुन रहे हैं कि तेल के दाम अचानक से बहुत बढ़ गए हैं। इसके पीछे का कारण क्या है कि तेल भारत 54% इंपोर्ट करता है, यानी कि अपने कंजम्पशन का आधे से ज्यादा तेल भारत में नहीं बनता, वो बाहर से आता है। जैसे हम मलेशिया से पाम ऑयल लेते हैं, सिंगापुर से लेते हैं, सोयाबीन तेल इंपोर्ट होता है, 6 प्रकार के तेल होते हैं, मूलतः वो सब इंपोर्ट होते हैं और उन देशों में तेल की कीमत आसमान छू रही है। यही कारण है कि भारत में भी तेल या अन्य ऐसी वस्तुएं जो इंपोर्ट होती हैं, अन्य देशों से आती हैं, वो महंगी मिल रही हैं। अब हमारी सरकार के पास या लोगों के पास क्या उपाय है? उपाय केवल इतना ही है कि धीरे धीरे हम अपनी डिपेंडेंसी अन्य देशों से कम करके अपने देश का प्रोडक्शन बढ़ाएं। तो मुझे खुशी होती है कि मैं इस चीज को देख रहा हूं कि भारत देश अब सेल्फ डिपेंडेंट होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उसने बहुत सारी ऐसी स्कीम्स लाई हैं और ऐसा बहुत सारा काम कर दिखाया है जिससे भारतवासियों में एक उम्मीद जगी है। हाँ, अभी नहीं, लेकिन कुछ सालों के बाद ही हमारा जो दूसरे देशों पर आश्रय है वो कम हो सकेगा। जैसे पहले जब कोरोना आया था तो यहाँ पर 100 जांच होती थी केवल भारत में शुरुआती दिनों में, लेकिन अब जो भारत की जांच की कैपेसिटी है वो 20 लाख जांच प्रतिदिन है। यही कोरोना का दौर था
जब हमने इस बीड़े को उठाया था और सफलतापूर्वक हम आगे बढ़े। 1500 से ज्यादा ऑक्सीजन के प्लांट भारत खुद लगा रहा है और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए सरकार ने स्कीम्स लॉन्च की हैं कि आप भारत में चीजों को बनाइए, हम आपको अनुदान देंगे, सब्सिडी देंगे, इंटरेस्ट वेवर देंगे, पूरी मदद करेंगे, टैक्स में छूट देंगे। लेकिन करना क्या है, केवल भारत में आपको चीज बनानी है ताकि अन्य देशों में अगर कोई चीज की वजह से वस्तुएं महंगी हो रही हैं तो भारत के नागरिकों को उसका खामियाजा ना उठाना पड़े। इसके लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है भारत। अब एक और चीज, जब भी अर्थव्यवस्था में मंदी आती है तब अर्थशास्त्री केवल यही कहते हैं कि सरकार को अपनी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को बढ़ाना होगा, अपने खर्चे को बढ़ाना होगा। वो जितना सरकार खर्चा करेगी उतना पैसा लोगों के पास जाएगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी, उस तरीके से ही जीडीपी को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसमें भी कोरोना में एक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है कि पैसों की किल्लत। एक तरफ लोगों को राहत की जरूरत है, पैसों की जरूरत है, छूटों की जरूरत है, और सरकार को पैसे की जरूरत है। तो अब चुनौती दोहरी है। 3 ऐसे तरीके होते हैं जिससे सरकार पैसे जुटा सकती है। पहला, लोन लेना। दूसरा, टैक्स के माध्यम से जनता से पैसे वसूलना। तीसरा, नई करेंसी को छापना। अब ये तीनों आइडिया ऐसे हैं कि इसमें अगर कोई भी चीज आप अधिक करते हैं तो वो आपके लिए लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसानदेह होगी। चाहे आप बहुत ज्यादा लोन लेंगे तो भी तकलीफ है, लोगों से बहुत ज्यादा टैक्स लेंगे तो भी तकलीफ है, और नई करेंसी छापना तो बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। क्योंकि जब हम नई करेंसी को छापते हैं, नए नोट छापते हैं, तब देश की महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो सरकार को चाहिए कि इन सारी चीजों में एक बैलेंस स्थापित करके इकोनॉमी को आगे ले जाए, तो शायद आने वाले भविष्य में हमें बेहतर नतीजे मिल सकते हैं। मैं आता हूं गवर्नमेंट के पैकेजेस पर। जनता के प्रोस्पेक्टिव से कहना चाहता हूं कि सरकारें अपनी तरफ से प्रयास कर रही हैं कि जो लोग कोरोना की वजह से जिनका व्यापार बैठ गया वो फिर से उठ खड़े हो जाएं, उन्हें कुछ मदद मिले। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और कई सरकारें राज्य की स्कीम्स लेकर के आई हैं लोन की, जो बिना गारंटी के आपको मिलेगा। उसके ऊपर कभी अलग से मदन जी के किसी सेशन में बात करेंगे कि सरकार ने कितनी स्कीम्स लाई हैं, कैसे कैसे कौन से लोन आप अवेल कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपको बता रहा हूं, हर वर्ग के लिए कोई ना कोई राहत की स्कीम है। आप अपने बैंक से, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से, अपने कंसल्टेंट से मिलिए और उससे पूछिए कि हमारे लिए क्या स्कीम सरकार चला रही है। उसका लाभ लेके आप अपने व्यापार को फिर से बढ़ा सकते हैं। जैसे कि पिछले साल ही 3 लाख करोड़ रुपए के लोन देने की बात, जो कोलाटरल फ्री लोन था, वो सरकार ने बात की थी। उसमें से 2.25 लाख करोड़ रुपए भारत देश की जनता के लोगों ने बैंकों से लोन ले लिया है। उनके लिए बड़ी राहत की खबर है। तो अभी फिर से पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए, पशुपालकों के लिए, किसानों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए काफी स्कीम्स हैं। आप उसको थोड़ा रीड करिए और उसका फायदा उठा लीजिए। और मुझे लगता है कि इन दिनों सबसे ज्यादा फोकस हमको अपने हेल्थ पर ही करना पड़ेगा, क्योंकि अब इकोनॉमी और हेल्थ एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो इकोनॉमी बूस्ट करेगी। सरकार भी यही चाहती है, इसीलिए उसने 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान वैक्सीनेशन के लिए रखा है। हम अगर स्वस्थ रहेंगे तो हम पैसे कमा सकते हैं, हम तरक्की कर सकते हैं, हम शोहरत कमा सकते हैं। लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता है हमको स्वस्थ रहना है। तो आप अपने परिवार को, खुद को पहले स्वस्थ कर लीजिए। और मुझे लगता है कि जितनी भी तकलीफें आ रही हैं वो क्षणिक हैं, वो कुछ समय के लिए हैं। हम सब इससे उबर जाएंगे। लेकिन जब तक भारत इन चीजों से, इन परिस्थितियों से उबरे, तब तक हमको खुद को और अपने परिवार को संभाल के रखने की एक चुनौती को पार करना होगा। और मुझे लगता है कि लौट आएंगी खुशियां। थोड़ा गमों का शोर है, जरा संभल के रहना मेरे दोस्तों, ये इम्तिहानों का दौर है। नमस्कार। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत बहुत कम शब्दों में, कम समय में आपने ढेर सारी बातें जो किया है, जो उम्मीदों की बातें किया है कि बेनिफिट्स जो लेना चाहते हैं, जो जितनी स्कीम्स हैं और जो गवर्नमेंट चाह रही, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट सबको उबारना चाह रही हैं। और मुझे लगता है कि आज सीए डे है, डॉक्टर्स डे है, जीएसटी डे है, तो सरकार के लिए भी जीएसटी डे बहुत बड़ी चीज है और बहुत बड़ी उम्मीद है।
सीए लोगों के लिए तो सीए डे उम्मीद है ही है। लाइफ बचाने के लिए आज डॉक्टर्स डे है तो वो सबसे बड़ी उम्मीद है। तो आज का डे बहुत बड़ा हिस्टोरिकल डे है और हम सभी की तरफ से आज के दिन के लिए सभी सीए मेंबर्स को, सभी डॉक्टर्स को, सभी जीएसटी अधिकारियों को, सरकारों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज का कार्यक्रम चूंकि ये एक सीए डे और डॉक्टर्स डे सेलिब्रेशन था तो यहीं पे समाप्त करते हैं। अमित भाई, डॉक्टर साहब और रवि भाई को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज के, मैं समझ सकता हूँ आज का बिजी शेड्यूल सबका है क्योंकि सारे सरकारी कार्यक्रम भी हैं, पर्सनल कार्यक्रम भी हैं, हमारे ब्रांच के भी हैं, डॉक्टर्स लोगों के भी हैं, फिर भी आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत Thank बहुत you, भैया। शुक्रिया। ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आपने किया। नमस्कार।